नहीं आता ना ये। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का जरा पहला यूज देख लीजिए। पहला तो डायमेंशन का की हेल्प से यूनिट कैसे कन्वर्जन करते हैं हमने बता दिया था, n/u1 बराबर। दूसरा जो यूज है डायमेंशन का वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। क्या है ये बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है इसको यहाँ पे लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इसको लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन भी बोल सकते हैं इस चीज को। पीछे लिख दिया ना वो, इसलिए सारा कुछ फिर से हो रहा है, बता दो ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी बीटा बराबर a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टी क्यू, ऐसा कुछ लिखा। अगर बीटा कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये पूरा टर्म यही फिजिकल क्वांटिटी बनना चाहिए, ये पूरा टर्म यही फिजिकल क्वांटिटी बनना चाहिए, ये पूरा टर्म। मतलब अगर ये सेम फिजिकल क्वांटिटी बनेगा तो इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ bx स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ct। ये तो बीच में साइन कुछ भी हो, बीच में साइन कुछ भी हो, बोलो ना यार। ये तो सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया कि आपस में सभी की डायमेंशन सेम होगी तभी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंस होगा या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इट विल बी द डायमेंशनली कंसिस्टेंस if it will be like this। okay, तो लिख लीजिए थोड़ा। तो एक रूल हो गया ये पहला। अब देखिए दूसरा जो रूल होता है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए है, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। मतलब इस टाइप का रिलेशन अगर आएगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सभी हर एक टर्म की डायमेंशन सेम करनी है, तभी वो डायमेंशनली कंसिस्टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो बीटा बराबर ए एक्स क्यू लिख दिया है ना, ये ऐसा कुछ लिख दिया, या पर डिवाइड करके दोनों एक साथ ले लेंगे बी प्लस सी टी क्यू ऐसा ले लिया, और एक्स डिस्टेंस बोल दी उसने और टी टाइम बोल दिया, और बीटा कोई फिजिकल क्वांटिटी बोल दी, ये बी है बीटा नहीं। तो इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हो रहा है, तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, बोलो। तो ये याद रखना होगा। नीचे वाले में तो अलग से देखा जाए तो एडिशन वाला रूल भी लग गया। क्या लग गया? यानी सी टी क्यू बराबर बी बनना चाहिए तभी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। कोई फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तभी है जब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक ही हो, ये बोलो ना यार। यस सर। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इस बात का लगा देंगे डायमेंशन का मतलब डायमेंशन फॉर्मूले से है, किसे? हमें बार बार फॉर्मूला नहीं लिख सकता इसलिए डायमेंशन लिख दे रहा हूँ, लेकिन दोनों में मतलब अलग होता है, ये बता सकते। डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी क्यू, अरे बोलो। एक तो ये बात बन जाएगी, दूसरी ये बात बन जाएगी कि डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एक्स क्यू डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ, डिवाइड होल में कर दिया ना, डायमेंशन ऑफ बी कर दो। इसी को ले सकते हो डायमेंशन ऑफ ए एक्स क्यू
अपॉन डायमेंशन ऑफ सी टी क्यूब। कोई दिक्कत? क्योंकि आप देखो ना, अलग से बी की डायमेंशन वही होगी ना जो सी टी क्यूब की होगी, वही होगी जो दोनों की सम कंबाइंड होगी। ऐसे करके हमें जो भी अननोन डायमेंशन पता हो, जो नोन डायमेंशन हो अननोन डायमेंशन को निकाल सकते हैं। जैसे हमें ए की निकालना है तो हमें ए की यहाँ से नहीं आएगी डायरेक्ट, हमें ए की पहले पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी निकालनी पड़ेगी, बी की निकालनी पड़ेगी। बोलो, या एक काम करो, बी की तो यहाँ से आ जाएगी, सी टी क्यों निकाल सकते हैं, सी टी क्यू डायमेंशन वही होगी जो बी की होगी। तो बोलो, तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन आपको कम है और अननोन ज्यादा है तो सॉल्व नहीं हो सकता। ये जैसे सॉल्व नहीं होगा, देखो देखो कितने इक्वेशन बन रही है इसमें, 1 2 और 3 इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है? 3 इक्वेशन बन रही है और 3 अननोन है हमारे पास ए बी सी। तो ये सॉल्व हो सकता है। अगर अननोन उतना ही हो जितनी इक्वेशंस हैं तो वी कैन सॉल्व। समझ गए ना मेरी बात? और अगर अननोन अगर ज्यादा है, 4 है और इक्वेशन 3 ही है तो वी कैन नॉट सॉल्व। क्वेश्चन देखो ना इस हिसाब से, तो समझ गए ना ऐसे करने। अब ये क्वेश्चन आप पूछिए, हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए। इसमें बीटा की डायमेंशन आपको दी जाएगी, किसकी जाएगी? ये बताया जाएगा ना बीटा क्या है। तो बीटा की डायमेंशन पता होगी तो आपको क्या पता चल जाएगा, सी की डायमेंशन पता चल जाएगी। तो बोलो ना यार, अगर हमारे डायमेंशन बीटा की इससे नहीं आएगा, सी ये तो बी और इसका ना, ये बीटा की डायमेंशन पता होगी तो हमें क्या पता चलेगा, इसके रेशियो की डायमेंशन ए बाई बी की डायमेंशन पता चल जाएगी। इसके ए बाई बी की डायमेंशन पता चलेगी, और ए बाई सी की डायमेंशन वही होगी जो ए बाई बी की डायमेंशन बराबर ए बाई सी की डायमेंशन, तो बी बराबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे करके हटा दो इसको। एक क्वेश्चन देखिए 21, if क्या मसल्स टाइम्स स्पीड इक्वल्स पावर। अच्छा, मसल्स को स्पीड से मल्टीप्लाई करते तो पावर बन जाता है। मसल्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तो होती नहीं है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मसल्स? देखते हैं, मसल्स तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। मसल्स क्या है? एक मसल होता है ना, मसल कहाँ है फिजिकल क्वांटिटी? तो चलिए देखते हैं, हटा दो टर्मिनोलॉजी। मसल को उसने कोई एनर्जी मान लिया एक तरह से। मसल कब बनती है? जब आप एनर्जी स्टोर करते हो, खाते पीते हो, तभी तो मसल्स बनती है। तो वही एनर्जी का एक फंक्शन होगा। चलो देखते हैं, देखो ये द मसल्स टाइम स्पीड इक्वल्स पावर। ठीक है, मसल्स को मान लेते हैं एम मान लेते हैं, टाइम स्पीड इज इक्वल टू पावर बन गया। क्या बन गया? तो आप खुद सिंपल से ध्यान से देखिए कि हमने एक चीज बताई कि पावर का मतलब हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। हो जाएगा यस। मसल्स को फोर्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? फोर्स। मसल्स कब बनती है? जब ऐसे करते हो, वही मतलब फोर्स से रिलेट होगा। तो अब इसमें कह रहा है ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, एसआई यूनिट इसका क्या होगा? वॉट। बोलो यस सर। और सीजीएस यूनिट में आपको वॉट में क्या लिख सकते हो? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। यस सर। और सीजीएस में क्या लिख सकते हो बेटा? इसको लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। बोलो यस सर। आपको कन्वर्ट करना है इसको, यानी एक एमकेएस को एक सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ये एक एमकेएस हो गया ना, ये एक एमकेएस को कितने सीजीएस होंगे उसके पहले नहीं चला जाता। कितना है ब्लैक, यानी कि आपको वन वॉट को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। किसमें? सीजीएस। तो कर लीजिए जरा, देखिए इसको लिखेंगे 1 वॉट को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। ये हो जाएगा N2 मान लेते हैं, इसको क्या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। तो ये तो एडिटिव चढ़ जाएगा। N2 बराबर कितना आएगा? 1 और किलोग्राम के नीचे ग्राम की पावर 1 और क्या आएगा? मीटर और सेंटीमीटर की पावर 2। बस तो कितना है? 10 पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 पावर 2 आएगा। बाकी सब कट जाएगा। स्क्वायर कितना है? 10 पावर 3
और 22 का कितना है 4, 22 का 7। आंसर देखो क्या है, अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया वो यही है, कन्वर्ट करना है ना। 10 का 7 ऑप्शन है। यस सर। समझ गए ना मेरी बात? मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मसल्स है क्या, मसल्स इक्वल टू फोर्स। ओके, डायमेंशन का भी पूछो ना, डायमेंशन में ये भी चला कौन सा, ये भी बता रहे हैं आपको, ये चीज बतानी है। ये वाला 23 24 बताओ जरा, देखो 24 देख लीजिए, हटा दो इसको, नोट करना है। यस सर। कर लीजिए, हटा दो, मैंने कहा यस बोला। देखो ये कह रहा है द यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स। देखो लेंथ की यूनिट डबल कर रहे हैं, लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स, इसकी यूनिट को डबल कर रहे हैं। यूनिट क्या हो रही है, यूनिट इज डबल। अगर जो भी इसकी बेसिक यूनिट हो तो इसकी डबल कर देना, क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इज डबल then the correct change in the other units, then the following is the correct change in the units, unit of time is doubled। देखो ये चीजें आपको तभी कर पाओगे जब आप रिलेशन निकालने आएगा, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन। तो ये एक्चुअली यूनिट और डायमेंशन का कंबाइंड क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया। तो अभी जो हम लोग इसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बाद जो लॉ बताने जा रहे हैं ना, वो आप पहले रिलेशन निकालोगे टाइम का, लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स के द्वारा, समझ गए ना, देन यू आर एबल टू फाइंड। तो थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट हम एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। इसमें चला आपके पास है रिमोट, चलो बंद कर देते। तो जरा देखिए प्रिंसिपल होमोजेनिटी का हो गया, एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। डालूं ना इसको, ये अब उसी से है यार, अभी बताने जा रहे हैं क्या है, हो गया अभी ये रिलेशन बताने जा रहे हैं, अभी तो रिलेशन निकालने का फॉर्मूला बताएंगे, वही तो होगा, बताएंगे इसी से होगा। आप ये इस तरह के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो, बुलाओ ना मेरी बुक में। अभी डायमेंशन के वो वाले प्रिंसिपल होमोजेनिटी वाले क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, इस तरह के पूछो ना। b बराबर दे रखा है a/t प्लस a/t प्लस dt क्यूब। क्या आप मुझे बताओ जरा, डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b निकाल के बताओ। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन वाला डायमेंशन फॉर्मूले से बच्चों, ठीक है। b वेलोसिटी है, b क्या है और t टाइम है, जरा करके बताइए फटाफट। अभी क्या बेटा, ए का एल आना चाहिए और बी का क्या आएगा, एल टी की पावर -4। चेक कर लीजिए, ए एल के बराबर बनेगा, आ गया समझ आया, ये पूरा वेलोसिटी के बराबर बनेगा और ये वेलोसिटी के बराबर बनेगा, ये वेलोसिटी के बराबर बनेगा तो कितना आएगा, एल टी की पावर -1 इनटू टी, यानी एल, बोलो ना यार। यस सर। और बी का निकालना है तो बी टी क्यूब के बराबर है एल टी की पावर -1। यस सर। तो यहाँ पे बी की डायमेंशन क्या आएगा, एल टी की पावर -4। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, एक पॉइंट जरा नोट कर लीजिए, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगा। मतलब समझ आया नहीं आया, ये आगे तो अच्छी बात है। कोई भी फॉर्मूला अगर डायमेंशनली राइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट है। मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे मान लो b बराबर क्या था, u प्लस ad होता है, सभी जानते हैं। और अगर मैं लिख दूं b बराबर du प्लस at/4, ये फिजिकली करेक्ट तो ये है ना, ये डायमेंशनली करेक्ट भी है, फिजिकली करेक्ट भी है। ये डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली रॉन्ग है। फिजिकली मतलब फॉर्मूला नहीं होता ना, ये बराबर u प्लस ad का फॉर्मूला होता है, तो इट इज फिजिकली रॉन्ग बट डायमेंशनली करेक्ट। इज इट क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं है
कि वो फिजिकली करेक्ट हुआ। ओके, लिख लीजिए। तो ऊपर वाले डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली करेक्ट, ऊपर लिखिए डायमेंशनली एंड फिजिकली करेक्ट। करेक्ट, और ये डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली रॉन्ग है, बट फिजिकली रॉन्ग। It means if a dimensionally if a formula is dimensionally correct, it does not mean it will be physically correct. It may or may not. क्वेश्चन लिखिए। तो वो एक अच्छा क्वेश्चन आपको लिए आपने लॉग ऑफ की प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है, तो हटा दो ये। ठीक है, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इसमें ए बी सी डी आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मान लिया हमने लेट ए बी सी डी आर 4 फिजिकल क्वांटिटी, 4 फिजिकल क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। और ये कुछ रिलेट कर रही है इस लॉ से। कोई लॉ दिया है ए इंटू डी, ए और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बनेगा सी एल एन बी डी। एल एन का फंक्शन तो जानते हो ना, कल बताया था लॉग के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, आवाज नहीं है, डायमेंशन है, बताया था ना। तो अब आप देखो, यानी 4 फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से रिलेट करें, तो हमने एक लॉ बना दिया, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला बना दिया, हालांकि होता नहीं ऐसा, बना दिया ताकि बच्चों को डायमेंशन का यूज करना सिखा पाए। बोलो ना यार। तो ए और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पूरे के बराबर रहेंगे। तो कल हमने जो चीजें बताई उसको ध्यान में रखोगे तो आप तुरंत कर लोगे। ए डी की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, सी के बराबर। बहुत अच्छे, याद है आप। अच्छा है। और बी डी की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों की हेल्प से आप ये जो 4 ऑप्शन दिए उनको आप बता पाओगे। तो पहले इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल चुकी है। अब ऑप्शंस में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the combination then the which of the combination is not a meaningful quantity। meaningful quantity मतलब जिसका डायमेंशन मैच ना कर रहा हो, वो मीनिंगफुल क्वांटिटी। नॉट मीनिंगफुल मतलब सेंस ना बन रहा हो कोई, मतलब जो मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है उसको हटाना है। अब ऑप्शन में दे रहा हूँ जरा किस तरह से देखिए। पहला ए ऑप्शन दे रखा है इसका, ये मान लीजिए, इसको 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। तो 1 में लिखा है सी अपॉन बी डी माइनस, बोलो बेटा, ए डी स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा रिलेशन लिखा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नीचे है ऊपर है। ओके, अब तीसरा रिलेशन क्या है, ए अपॉन बी माइनस सी, और चौथा ए माइनस सी अपॉन डी। देखो ये 4 रिलेशन में आपको बताने कौन सा मीनिंग फुल नहीं है, मतलब जिसका कोई मीनिंग अर्थ मतलब है। इसका मतलब हमें ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को इनकरेक्ट कौन बता रहा है, वही तो मीनिंगलेस नहीं होगा ना। इस इंफॉर्मेशन को जो फेवर करेगा वो मीनिंगफुल है, और इस इंफॉर्मेशन को जो फेवर नहीं कर रहा है वो मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। मेरा मतलब हमने क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो पहले जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है उसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, डायमेंशन ऑफ AD is equal to dimension of C। बोलो ना यार। yes sir। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको, डायमेंशन ऑफ BD is equal to नो डायमेंशन। बोलो ना यार। ये इंफॉर्मेशन आपने लिख ली। अब हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं ये मीनिंगफुल है कि नहीं। जरा देखिए, C की डायमेंशन वही बनेगी जो AD की बनेगी। yes sir। तो C की जगह AD डाल सकते हैं। yes sir। अब AD ऊपर तो ए तो रहेगा ऊपर, ए डी से डी कट जाएगा
तो ये क्या आएगा, a by b आएगा। अब क्या a by b की डायमेंशन a d स्क्वायर अपॉन c की डायमेंशन के बराबर है, चेक करना पड़ेगा। तो करते हैं ना, तो आप देखो a d की जगह क्या है, a d तो ये हो, एक d by c कर देंगे, है ना, एक तो d बचेगा ना, इसको आप ऐसे चेक करो, इसको लिख सकते हो c अपॉन बी डी माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन सी। जरा देखो, इसको हमने लिखा c की जगह क्या डाल दिया हमने, ए डी डाल दिया, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ए डी और एक b इधर ले लिया और एक c। अब जरा देखो ये ए डी की डायमेंशन इसके बराबर हो गई, अरे ए डी की डायमेंशन नहीं, अभी बराबर नहीं, अभी बराबर नहीं, अभी बराबर नहीं, ये ए डी से ए डी कट गया, अब ए डी से ए डी कट गया। अब जरा देखो यहाँ पे बात ये आ रही है, क्या 1/BD की तो डायमेंशन नहीं है क्या, C/D, जब ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया तो D/C का डायमेंशन नहीं होना चाहिए, तो बोलो ना। और D/C का एक इंफॉर्मेशन और मिल रही थी हमें, यहाँ से अगर B ना काटते तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे, देखो सिर्फ C की लिखते थे, D से D काट देते, D से D काट देते, क्या आएगा आपका A, क्या आएगा AD/BD, तो D को D काटो, A by B की डायमेंशन बराबर क्या होना चाहिए, AD/C into D, ओके। अब जरा देखो AD की डायमेंशन किसके बराबर है, C के बराबर है, ये से कट जाएगा, तो अब मुझे बताओ क्या A by B की डायमेंशन D के बराबर है, A by B की डायमेंशन D के बराबर है क्या, अरे नहीं है ना, कैसे हो सकती है, जब तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज का रेशियो कैसे D के बराबर हो सकता है, नहीं, ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये डायमेंशन ये मीनिंगफुल नहीं है, बोलो ना, आंसर यही हो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, अगर सिंगल करेक्ट है तो सारे दिमाग में लगाने की जरूरत है, एक में ही अगर आंसर आ गया तो आगे के ऑप्शंस नहीं चेक करने की जरूरत है। अगर मल्टीपल करेक्ट होता है जैसे जेई वाले बच्चों को लिया है तो उनको सारे ऑप्शन चेक करने की, अगर आप यू आर श्योर कि ये सही है तो आगे की चेक मत करो, टाइम वेस्ट मत करो ना, लेकिन कंफर्म होगी ये सही किया कि नहीं। आंसर देखो क्या है, A by B का डायमेंशन D के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं आ रहा है, एक बार चेक करो फिर दोबारा गड़बड़ कहां पर लिखी, एक बार फिर से चेक करते हैं क्या निकाला हमने, यहाँ से क्या निकला A by, आंसर सही से देखना यार D, चलो चेक करते हैं एक बार फिर से, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, देख लेते हैं ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ से A by B की डायमेंशन D के बराबर बन रही कि नहीं बन रही वो चेक करते हैं, A की डायमेंशन और B की डायमेंशन, यहाँ पे लॉ जो था A by B की डायमेंशन बराबर B की डायमेंशन, A और B, A और B की डायमेंशन होगी, ये हमने जो बताया, यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, और A B D, देखो B की जो डायमेंशन यहाँ से देख लो जरा, यहाँ से जो डायमेंशन ऑफ B जो होगा, डायमेंशन ऑफ B जो होगा, यहाँ से डायमेंशन ऑफ D का होगा, B की पावर -1 बनेगा, अरे भाई इससे बनेगा ना, तो यहाँ जरा रख दीजिए, वो तो क्या ये सही तो है, देखो यहाँ पर जरा देखो ना B क्या है, B को यहाँ से B की डायमेंशन क्या ले सकते हैं, B की पावर -1, यस सर, यहाँ B की पावर -1 देखो ना, तो भैया A into B की पावर -1 बराबर C बना, A by B बराबर C तो बना, लेकिन B बनना है बोलो, हाँ तो C और D की तो बराबर है नहीं है, C और D की बराबर नहीं है, गड़बड़ कहाँ है, तो गलत है, ये सर गलत है, तो ये तीनों तो वैलिड हो गए, ये तीनों वैलिड हो रहे, या उसने ऐसा पूछना होगा कि which of the following is मीनिंगफुल, तो मीनिंगफुल में तो 3 मीनिंगफुल, क्वेश्चन में गड़बड़ है, समझ गए ना, जो आपको डायमेंशनली कंसिस्टेंसी हो वो मीनिंगफुल है, जो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंसी हो, इन इस लॉ को ध्यान में रखते हुए वही इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो चलो डायमेंशन ऑफ A इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C, क्योंकि यहाँ से डायमेंशन B की क्या आएगी, हाँ डायमेंशन A नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C, हाँ वो तो सही है, डायमेंशन A की C के बराबर नहीं होगा, AD की C के बराबर होगा, A minus C is not possible, पीछे वाला A minus C is not possible,
और जो माइनस लगा है ये भी रॉन्ग है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है, ए और सी की डायमेंशन सेम इसलिए नहीं हो सकती, ए और डी की डायमेंशन मिला के सी की बराबर बराबर बन रहा है। समझ ना मेरी बात? एक बार फर्स्ट चेक कर लेना जरा ढंग से, आप लोग आराम से, हो सकता है कि निकल आए फर्स्ट सही हो जाए। ये तो रॉन्ग है क्योंकि ए और सी की डायमेंशन सेम नहीं है, चेक करो ना। तो ए डी की डायमेंशन सी के बराबर है, तो ए और डी की डायमेंशन, डी की डायमेंशन सी के बराबर तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ए माइनस सी की डायमेंशन डी के बराबर नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, बाकी फर्स्ट चेक कर लेना, बाकी बी और सी तो दिख रहा होगा। हाँ ऐसे चेक कर लेना, एक बार ध्यान से करना तो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें ध्यान रखिएगा। अब जरा नेक्स्ट और इसको नोट कर लीजिए, ये भी हो सकता है, मतलब इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए एडी की डायमेंशन वही बनेगी जो सी की बनेगी, और बीडी की डायमेंशन लेस होगा, फिर आपस में उनका बीच में रिलेट करके सॉल्व निकाला। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए, डिराइव डिराइव द रिलेशन बिटवीन द, to find the relation, ऐसे लिखिए, to find the relationship between the physical quantities, to find the relationship, to find the relationship between physical quantities, ये ब्लैक से रेड तक कैसे हो, find the relationship between the physical quantity, मैंने कहा वही ब्लैक से शुरू किया था, रेड रेड आ गया, you know। ठीक है, क्या रिलेशन निकालते कैसे करते हैं देखिए, जैसे अगर उसने कहा, ध्यान दो, जैसे टाइम पीरियड, मास एंड एल एंड जी में रिलेशन बताओ। उसने कहा टाइम पीरियड, मास, कोई सिंपल पेंडुलम ले लिया, और सिंपल पेंडुलम के मास, लेंथ एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इसका टाइम पीरियड का रिलेशन बताना है। क्या बताना है? टी टाइम पीरियड है, क्या है ये? टाइम पीरियड का रिलेशन बताना है इनके टर्म में। तो इसका तरीका क्या होता है देखो, अगर आपने ये चीज समझ ली तो बाकी सारा काम यही करना होगा। इसमें दो चीजें आती है, या तो एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, या वो पूछेगा टाइम पीरियड को, अगर मैं फंडामेंटल, टाइम पीरियड तो फंडामेंटल है, टी तो फंडामेंटल है, लेकिन जी फंडामेंटल नहीं है, मास भी फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल। तो वो दो चीजें पूछ सकता है, या तो पूछेगा टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, मास, लेंथ और जी के टर्म में। अगर मैं जी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानूं, अज्यूम करूं, हालांकि जी फंडामेंटल होता नहीं है, लेकिन वो कहे कि अज्यूम कर लेता हूं जी फंडामेंटल है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन बताइए मास, लेंथ और जी के टर्म में, ऐसा पूछ सकता है। या एक तरीका ये भी पूछ सकता है कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बताइए मास, लेंथ एंड जी के टर्म में। तो अगर एक्सप्रेशन पूछेगा तो हमें टी प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, अपनी तरफ से पावर ले लेंगे कोई, एल की पावर वाई और जी की पावर जेड, ऐसा लिखेंगे। तो अब फाइनल जब एक्स वाई जेड आ जाएगा तो आपको एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना है, के टाइम्स के मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और जी की पावर जेड। लेकिन अगर अगर वो एक्सप्रेशन पूछता तो एक्सप्रेशन तो ऐसे देंगे, और लेकिन अगर वो डायमेंशन पूछता है तो डायमेंशन टाइम यूनिट की हो जाएगी m की पावर x, l की पावर y और g की पावर z, ऐसे लिखते हैं, मतलब के नहीं लिखेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो वो पूछेगा कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बताइए मास, लेंथ और जी के टर्म में, तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के फाइनल आंसर ऐसे देंगे। अब एक्स वाई जेड कैसे निकलता है वो मैं बता रहा हूँ, बोलो। या वो पूछेगा टाइम पीरियड का डायमेंशन बताइए मास, लेंथ एंड जी के टर्म में, अगर मैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फंडामेंटल मान रहा हूं, ये तो फंडामेंटल होता ही है। ओके भाई, समझ आ रही है मेरी बात? तो जरा इतना सा नोट करिए।
ये डायमेंशन फॉर्मूले की तरह, डायमेंशन फॉर्मूला या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा। प्रोसीजर क्योंकि दोनों का सेम ही है, बट लिखने में क्या है, इसमें के नहीं रहेगा, डायमेंशन ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन पूछेगा तो के लगा के ऐसे लिख देंगे। अभी करके बताओ। क्या डालूं ये, लो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जिसका रिलेशन निकालना हो वो इधर रखते हैं, और जिनके बीच में निकालना हो उनको इधर रखते हैं। उनको प्रॉपर पावर ऐसे लिख लेना है। पहले क्या कर देना है, हाँ तो ऐसे लिख देंगे। तो टी प्रोपोर्शनल टू आया था, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के लिख देंगे। इससे ये आ गया एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और टी जी की पावर जेड। अब दोनों तरफ डायमेंशन फार्मूला लिखने हैं। टाइम पीरियड डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t की पावर 1। बोलो ना यार, यस सर। और k का कोई डायमेंशन नहीं, का नंबर है। और ये m का m की पावर x, l की पावर y और lt की पावर -2 की पावर x जेड। बोलो ना यार, यस सर। एक्सप्रेशन को डायरेक्ट मैंने याद करने के लिए बताया था, यस सर। फायदा मिल रहा है ना, यस सर। याद नहीं हो तो निकालते रहोगे, टाइम लग जाएगा। अब इसको एक साल लिख लेते हैं, यानी कि मास की और कहीं पावर तो है नहीं इसमें, मास की सिर्फ यही पावर है। तो m की पावर x और यहाँ l की पावर क्या है y, और लेकिन l की पावर यहाँ भी z भी आ रहा है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पता है ना आपको। यहाँ से l की पावर y और यहाँ से l की पावर z, और पावर सेम है तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है। यू नो दिस, ओके। लिखो मत बेटा, समझ लो पहले एक बार, आइडिया लग जाएगा ना। देन जब क्वेश्चन देंगे तब करेंगे। -2z आ गया बेटा, यस सर। अब आपको क्या करना है, जब दोनों तरफ इस तरह से लिख दिया तो अब कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर ऑन सेम बेस पावर, सेम बेस, कंपेयर सेम बेस पावर, सेम बेस का पावर कंपेयर करना, सेम बेस पावर मतलब मास को मास की पावर से कंपेयर करेंगे, लेंथ को टाइम को टाइम। तो मास की पावर कंपेयर करेंगे, x बराबर 0 आ जाएगा, लेकिन ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब मास m की पावर x की पावर 0 आ गया, मतलब m की पावर अगर 0 रख दो तो मास की पावर 0 मतलब 0 मतलब 1, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बोलो ना यार, यस सर। और अब जरा देखिए यहाँ से y + z कितना आ जाएगा, ये आएगा 0। तो यहाँ अब ये लिखा रहने दीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, ओके। और यहाँ से जरा देखिए, यहाँ पे माइनस के 2z कितना होगा 1, तो z बराबर -½ आया। बोलो ना यार, अब z -½ आया तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, -z, तो y बराबर +½ हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस है और वो माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई। अब जैसी तीनों चीजें पता चल गई तो हमें एक्सप्रेशन हम कैसे देंगे, एक्सप्रेशन हम देंगे p k रखा रहेंगे एक्सप्रेशन में, m की पावर m, अब आई नहीं रहा तो ना ही लिखो, m की पावर 0 हो गया ना, लिखने के लिए लिख दो, लेकिन तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो l की पावर कितना है, हाफ, y हाफ है ना, और अब g की पावर कितना है, तो ये g की पावर हाफ नीचे चला गया। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन बना है k अंडर l/g बन गया। तो ये तो एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे, सही बात समझे। लेकिन अगर इसी का डायमेंशन लिखना होता तो एस डायमेंशन, अगर आंसर देना हो एस डायमेंशन आंसर देना है अगर यही चीज का, तो डायमेंशन टाइम पीरियड का जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा m की पावर 0 लिखना पड़ेगा, m की पावर 0। यहाँ m को हटाएंगे नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा l की पावर हाफ, और g की पावर ऊपर ही लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। g की पावर माइनस डायमेंशन को एक ही लाइन में लिखा जाता है ना, यस सर, बताया तो था, यस सर। लेकिन एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सप्रेशन तो फॉर्मूला है। तो मेरा मतलब समझ आया कि क्या है, यस सर। तरीका ये है।
गया। एक क्वेश्चन दूं फिर आपको, कर लीजिए। तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ये चीज बताई नहीं थी तो कैसे बता, अब कर लोगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एनर्जी जो है, देखो अब एनर्जी जो है वो ई जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, टाइम्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रही है। उसने बोल दिया, क्वेश्चन जरा देखिए, मतलब नोट कर लीजिए। यस सर। पीछे लोग कर रहे होते हैं, फुल कर लेती हो, सबको देखना होता है, तुम्हारा यस की वजह से भागी बुक है नो हो जाए सबसे। अच्छा, सबसे लेट लिखती है, बताओ सबसे सबसे पास लिखती है। हाँ वही तो। तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो ई जो है, ई फॉर एनर्जी है ना, यहाँ पे ई फॉर एनर्जी हो रहा है बेटा, ठीक है। ई एनर्जी है, वो कह रहा है एनर्जी, तो मान लेते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है ई, वो एक्सप्रेशन लिखा है एनर्जी का, जी की पावर पी और एच की पावर क्यू बताएगा, मतलब एच जी क्या है, और सी की पावर आर ना भी बताए तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, मान लेना चाहिए। कई बार बताता है, कई बार नहीं बताता है, लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छा है तो जरूर बताएगा। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट और सी स्पीड ऑफ लाइट है। देखो अब ये बच्चा वही क्वेश्चन कर पाएगा, सुनो मेरी बात, जिसको इन तीनों की डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा। अरे बोलो, और जल्दी वही कर पाएगा जिसको डायरेक्ट पता होगा, है ना। तो अब आपको इसमें निकालना है पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू आर की वैल्यू बताना है क्या होगा, और वही जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। करिए, अब आप कर पाओगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बच्चों, देखो क्रम से दिए हुए हैं, माइनस हाफ मतलब पी, सेकंड मतलब हाफ, हाफ मतलब क्यू, एंड 5/2 का मतलब आर की वैल्यू होगी, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हाफ, माइनस हाफ एंड माइनस 5/2, एंड थर्ड ऑप्शन में दिया है माइनस हाफ, हाफ एंड 3/2, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है हाफ, हाफ एंड माइनस 3/2। बताइए, देखो कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, इक्वेशन से सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इनमें से, अभी आदत नहीं है आपको कैलकुलेशन करने की। हाँ बोलिए, कौन सा बोलो बेटा। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, थर्ड। देखो अगर वैल्यू सही है, फर्स्ट आ गया, और राहिला ने फर्स्ट किया, और किसी ने फर्स्ट आ रहा है, और किसी, अब आप जल्दी नहीं कर रही हैं, नोट करना जरूरी, जल्दी नहीं होता, आंसर कभी दे रहा भी नहीं है। जीरो नहीं आ रहा है ना, क्यों, तो कोई जीरो है ही नहीं ना। देखो फिर से गलती कर रही है कोई, डायमेंशन फॉर्मूला अगर रॉन्ग लिखोगी तो आंसर गलत है, तो फिर इक्वेशंस गलत लिखी होंगी, उनको सॉल्व गलत किया होगा। करना आप ही को, आप लोग करके बताओ। करना सभी को, बैठेगा कोई नहीं। सबसे पहले दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे। फर्स्ट आ रहा है, देखो फर्स्ट काफी लोगों का आ रहा है, इसका यही आंसर है।
अब मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब ज्यादातर लोगों को आ जाए इसका आंसर यही है। देखो तो इसका आंसर ये 27 देखो। येलो टी शर्ट बताओ कैलकुलेशन। फर्स्ट आ रहे, वाह, इन लोगों ने निकाला, बधाई हो। अरे बोलिए ना। चलिए देखते हैं कैसे आ रहे हैं ना। येलो टी शर्ट क्यों नहीं कर रही हो? हैं? तो प्रयास तो करना चाहिए, तो उसको फिर सही से ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्लास में पेन मेरा ब्लैक चाहिए मुझे, ठीक है? अच्छा चाहिए ब्लैक में मैंने रेड कर दिया। हां तो कितना को रेड हो ना, तो देखो हटा नहीं रहा हूं, कर देते इसको। सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ई को लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर डी की पावर -2। और बोलो ना यार। यस सर। और जी की डायमेंशन आपको कल लिखवाई थी, एम की पावर -1, यस सर, एल की पावर 3, पक्का ना? यस सर। की पावर -2 था ना? यस सर। ओके, और की पावर पी और एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की कल लिखवाई थी एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 ना? यस सर। की पावर क्यू ना? yes, और सी की क्या होगा? एल टी की पावर -1 की पावर आर। अगर ये डायमेंशन आपने इतना सही लिखा तो आप आगे की पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ये इतना सही है सभी लोगों का? यस सर। वेरी गुड। अब जरा देखिए, अब मैं इसको ऑप्शन हटा दूं, मुझे क्योंकि सामने एक भी लिखना है ना। अब देख लेना, तो जरा देखो इसमें हो जाएगा, इसको m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर -2 इज इक्वल टू m की पावर टोटल कितना हो जाएगा? -p, और यहाँ से कितना आएगा? +q। बोलो ना यार। यस सर। वहां से कुछ आएगा नहीं, m है ही नहीं उसमें। और l की पावर टोटल कितना आएगा? यहाँ से 3p, और यहाँ से कितना आएगा? +2q। बोलो ना यार, साथ में लिखते भी जाना, ऐड भी करते, और वहां से आएगा -r। इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं सर, r। अच्छा सर, +r, एल की बार +r। ओके, समझ आया नहीं मेरी बात? +r ही तो आएगी, एल की बार ऐड होगी तो पावर ऐड हो जाती है। यस सर। यहां तक अब यही से गड़बड़ किया होगा नहीं? हाँ, यही गड़बड़ करोगे तो बनानी करिए। और यहाँ पे t की पावर कितना आएगा बेटा? -3, और यहाँ पे क्या है? -q, और क्या है? -r। बोलो, अब आप तैयार हो गए पावर कंपेयर के लिए। इतना जिसने सही किया, इसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी सही होने की होगी। सही है तो अच्छी बात है। तो -p + q = 1 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। यस सर। तो कितना आएगा? 3p + 2q + r = 2, इक्वेशन नंबर 2। ये -2p -q -r = -2। बोलो ना यार। यस सर। अब आपको ऐसे सोचना है कि इजीली सॉल्व हो जाए, तो आप एक काम इन दोनों को ऐड कर दो, तो r गायब हो जाएगा, p और q में एक इक्वेशन ये ऑलरेडी ऊपर है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने से फायदा ये कि r कट जाएगा, और हमें p और q में एक इक्वेशन और चाहिए, एक ऑलरेडी है, सॉल्व हो जाएगा। बोलो। तो आप इसको लिखते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा p, ऐड करेंगे तो p, और ये क्या आएगा? +q। तो p + q = 2 आएगा आपका 0। अरे भाई 2 और -2 0 नहीं हो गया? यस सर। अब यहाँ से एक इक्वेशन ये आ चुकी है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा? p गायब हो जाएगा, और तो q बराबर कितना है? 2q बराबर हाफ बना जाएगा, तो q बराबर हाफ। बोलो ना। एक तो चीज पता चल गई, तुम्हारा 0 आ रहा था q, तो हाफ आ गया q। जैसे q हाफ आ गया तो p की वैल्यू -हाफ हो गई, यानी दो वैल्यू तो हमारी यहीं से पता चल गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखो, इसमें p हाफ दिख रहा है, -हाफ दिख रहा है, इसमें देखो अगला तो आपका 5/2 आ जाएगा। समझ आया नहीं है? यस सर। ये भाई एक क्वेश्चन और देखो, ओके? बोलिए ना। यस सर। अब तो नहीं है? नो सर। फिर भी बच्चों ने 4-5 बच्चों ने आंसर दिया, अच्छी बात, वेरी गुड, कैलकुलेशन अच्छा है उनका।
अब देखो इसको अब एज ए डायमेंशन की तरह पूछता हूँ, जैसे क्वेश्चन को एज ए डायमेंशन की तरह पूछे, अगर यही क्वेश्चन एज ए डायमेंशन की तरह देना होता इसका आंसर पता है क्या होता है? इसका आंसर होता है g की पावर p मतलब माइनस हाफ और h की पावर p मतलब हाफ, c की पावर 5/2 ना, और ब्रैकेट लिख दिया एज ए टाइप, ये आंसर एज ए डायमेंशन है, बोलिए ना। चलिए क्वेश्चन हटा दूं नहीं? If E is energy, B is, देखो if E is energy, E क्या है? एनर्जी है, वो बोल रहा है एनर्जी, तुम्हारे में एनर्जी है। B वेलोसिटी है, B वेलोसिटी है बेटा, और T टाइम है, एंड T कैपिटल T जो है वो टाइम है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास लिखना है। क्या लिखना है? इसका मतलब आप खुद सोचो ना, आपको क्या बोला जाए? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास, मतलब ये हुआ बच्चे, जरा ध्यान देना, एनर्जी तो फंडामेंटल होती नहीं है, तो डायमेंशन फॉर्मूला किसके टर्म में लिखा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखा जाता है। तो अब आपने इसका मतलब ये हुआ कि इसने एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान लिया है। इज इट क्लियर? तरीका वही है जैसे एक्सप्रेशन निकालना है, बट मास का डायमेंशन निकालना है। करिए, ऑब्वियसली यही तो है, मास का एक्सप्रेशन निकालना है एक मीटर में, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। सर नमस्कार, तो तैयार कर नहीं वही -2 x is equal to 1 y कितनी आ रही x हो गया। तो ऑप्शन जरा चेक करो, उसमें देखें फॉर्मूला में लिख दिया है क्या ये वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, पता नहीं में से कौन सा, ये लिखा e की पावर 1, e की पावर 2, t की पावर 1, पहला ऑप्शन है ये। सेकंड ऑप्शन है e की पावर 2, e की पावर -2, e की पावर 0, एंड थर्ड ऑप्शन में लिखा है e की पावर 1, e की पावर -2, t की पावर 0, एंड फोर्थ ऑप्शन में लिखा है e की पावर -1, e की पावर 2, t की पावर 1,
इनमें से बताइए कौन सा है? थर्ड आ रहा है, यस सर। ज्यादातर आ रहा है, बच्चों का इस्तेमाल सही हो सकता है। चेक करिए, थर्ड है। यस सर। ओके, तो आपको डायमेंशन की हेल्प से आपको यूज करना आ गया कि एक्सप्रेशन कैसे निकालें। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्रेशन पूछेगा तो कैसे आंसर देना है, तरीका वही है, और डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो कैसे करना है वो आपको बता देंगे। ये चीजें होंगी डायमेंशन से। अब हम बात करते हैं एरर्स की। क्या बात कर रहे हैं? एरर्स पे चलते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे डायमेंशन की और इसी टाइप के बनेंगे वो आपको बताना। एरर्स क्या होते हैं जरा देखिए। ये एरर्स का मतलब क्या है, ध्यान देना। एरर्स एंड मेजरमेंट दोनों लिखिए, एरर्स एंड मेजरमेंट। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है। लेंथ को मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मीटर स्केल हो गया, स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, तरह तरह के होते हैं ना। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया गया? लेंथ को मेजर करने के लिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस एक्सटेंट तक वो मेजरमेंट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए, ये ध्यान दें, मेजरमेंट की नीड क्यों होती है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग क्यों बनाया जाता है, जरा ध्यान दें। इधर देखो भाई, मेरी तरफ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अब उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है, तभी मेजरमेंट का आपको लॉ समझ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जैसे ये पेन है, इसकी लेंथ किसमें होगी? कुछ सेंटीमीटर की होगी, बोलो ना यार, मान लो कितनी सेंटीमीटर होगी, अंदाजे से बताओ कितनी होगी? 12-13 सेंटीमीटर होगी मान लेते हैं। तो जैसे मान लो इसकी लेंथ है, मान लो सपोज करिए 12.08 सेंटीमीटर, बोलो ना यार। यस सर। तो अगर हमारे पास कोई स्केल है, कोई मतलब मीटर स्केल है, तो उससे आप 12 को तो मेजर कर लोगे, लेकिन 0.08 कैसे मेजर करोगे? इसका रेजोल्यूशन ही नहीं है 0.08 सेंटीमीटर तक। मतलब इंटीजर में तो मेजर कर लोगे 1 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अगर ये स्केल है हमारे पास तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम 50 मतलब मल्टीप्लाई 25 12 16 ये मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट में अगर कोई लेंथ मेजर करना है, 0.08 कैसे मेजर करें? मतलब एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ है 12.08, तो 12 तो इससे मेजर हो जाएगा, मतलब स्केल अगर हमने ऐसा सेंटीमीटर में मार्क दे रखे हैं, लेकिन 0.08 तक कैसे मेजर करोगे? यानी 1 सेंटीमीटर का 0.08 का मतलब समझते हो? 0.08 का मतलब हो गया 1/, ये आ गया 8/100, बोलो ना यार। मतलब कहने का मतलब 8 का 100वां पार्ट मेजर करना है। क्या करना है? 8 के, तो वो मेजर नहीं कर सकते, वो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट अलग लेना पड़ेगा। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जिसका मिनिमम मेजरमेंट उस एक्सटेंट तक, तो उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब यूज करने जा रहा था, आप कर दिया मैंने। यानी हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक मिनिमम मेजरमेंट होता है, जितना वो मेजर कर सकता है, जितना वो मिनिमम मेजर कर सकता है, उससे नीचे का मेजर वो नहीं कर सकता। उस मिनिमम मेजरमेंट को उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात? ओके, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा? मीटर स्केल का सेंटीमीटर मार्क है ना, 1 सेंटीमीटर, बोलो ना यार। मीटर स्केल में सेंटीमीटर में मार्क होते हैं ना, तो उसका मिनिमम मार्क क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। क्या हो गया? अगर वर्नियर कैलिपर्स का देखना है तो वर्नियर कैलिपर्स का क्या होगा? वो क्या है, 1 mm का 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। 1 mm का 1/10, 1/10 ऑफ ए mm, 1 मिलीमीटर का 1/10, बोलो। और अगर आपको स्क्रू गॉस की बात करें तो वो 1 mm का 100वां पार्ट मेजर कर सकता है, मतलब 0.001 mm तक मेजर कर सकता है। तो अगर मान लो कोई लेंथ दे रखी है, सपोज करिए जैसे हमने कोई लेंथ दे दी, सपोज करिए 2.054 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सर 2 सेंटीमीटर, मतलब इसको जरा ध्यान दे, क्या बन रहा है जब देखा जाए ना, 2 सेंटीमीटर 0.054 सेंटीमीटर का मतलब कितने mm हो गया बताइए? अरे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मिलीमीटर में चेंज करना होता है। अरे ये सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब कितने है? 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 to the power 1, हाँ 10 to the power 1 mm, बोलो ना। 1 सेंटीमीटर 10 to the power 1 mm। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसको अगर उसमें चेंज करना है तो कितना आएगा? 0.054
0.54 mm, बोलो ना यार, सही है ना? यस सर। तो कहने का मतलब है कि अब देखो, तो अगर कोई भी स्केल ऐसा है जिसको सेंटीमीटर में मेजर करो, लेकिन यहाँ तक मेजर करने के लिए हमें किस स्केल लेनी पड़ेगी? इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ? 0.01, मतलब यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या 1/100 हो गया ना ये। यस सर। यानी ये जो मेजरमेंट है ये आप स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर से वहां फेल हो। वही कहने का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम मेजर कर पाएगा, अगर वो उस मेजरमेंट में आता है तो अभी तो वो मेजर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक अपना मिनिमम मेजरमेंट होता है। तो लिखिए लीस्ट काउंट क्या होगी। तो मेजरमेंट एंड इट्स नीड, पहले हेडिंग ये लिखिए आपने, एरर एंड मेजरमेंट। तो लिखिए मेजरमेंट एंड इट्स नीड, measurement and its need. We have different instrument. We have different instrument to measure different physical quantities. We have different instrument to measure different physical quantities. We have different instrument to measure different physical quantities, and each instrument can measure, and each instrument can measure up to a minimum value, and each instrument can measure up to a minimum value called least count of instrument, and each instrument can measure up to a minimum value that is called least count of instrument. क्या बोलते हैं इसको? least count of instrument. Each instrument can measure up to minimum value called least count of instrument. ठीक है? तो जैसे मीटर स्केल की बात करूं, मीटर स्केल कितना मेजर कर सकता है? मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा कितना होगा? लीस्ट काउंट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स तो ये आएगा 1/10 ऑफ mm, यानी 0.1 mm। बोलो ना यार, आप करेस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर में लिखना चाहो उसको लिख सकते हो, लेकिन वहां पे मार्क mm नहीं होते। ठीक है? अगर हमें हमसे पूछ करिए किसी निडल कील का डायमीटर मेजर करना है तो mm में ही होगा ना। छोटी सी कील है, उसका डायमीटर जैसे पिन होती है, पिन आल पिन, उसका डायमीटर मेजर करना है तो हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे। ठीक है? इसके बाद स्क्रू गॉज, और अगर बाल का डायमीटर मेजर करना, बाल तो और पतला होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रू गॉज लेना पड़ेगा। स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज का 1/100 ऑफ mm होगा, यानी कि 0.01 mm। बोलो ना यार। तो ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये तो मैंने लेंथ के लिए बताया। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा, गैल्वेनोमीटर सुना है? अमीटर सुना है? तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, क्या? माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। लेकिन अमीटर बड़ी करंट मेजर कर सकता है, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 9 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो वो अलग अलग हुआ करंट मेजर करने के लिए। तो अगर हमें अमीटर है और हम उसमें आपको 0.05 माइक्रो एम्पियर की करंट मेजर करना है, तो अमीटर फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा ना, उसकी रेंज मिनिमम तक नहीं है ना वो। अरे बोलो ना यार। उसके लिए हमें क्या यूज करना है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है। तो इसी तरह से एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए, सिमिलरली if we want to measure a small current, if we want to measure, मैं पहले मेजरमेंट का नीड बता रहा हूँ कि मेजरमेंट का नीड क्या है। बोलो, if we want to measure a small current in micro or milliampere, in micro or milliampere, we can use galvanometers but not ammeter. We can use galvanometer but not ammeter. Okay, but we have to measure large current, then we use ammeter, not galvanometer. Okay, ammeter galvanometer कैसे बनते हैं वो आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा। ठीक है? अभी जस्ट आप उसको मतलब समझिए। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजरमेंट कर सके, उस मेजरमेंट को लीस्ट काउंट कहते हैं। ओके, अब जरा देखिए, जैसे कई बार रीडिंग लिखी होती है
मतलब कोई भी वैल्यू हटा दो ना इसको, अगर मान लो कोई वैल्यू लिखी है तो उससे उसका लीस्ट काउंट पता चल जाता है। जैसे मान लो सपोज करिए वैल्यू से कैसे लीस्ट काउंट पता चलता है, जरा देखिए। जैसे मान लो कोई वैल्यू लिखी है, मान लो हमने कोई वैल्यू ले ली, सपोज करिए ए कोई वैल्यू ले ली, सपोज करिए पॉइंट, जैसे देखिए 2.015 ले लिया, सपोज करिए न्यूटन ले लिया, मतलब ए का मतलब फोर्स की बात हो रही है, क्यों भाई? यस सर। और दूसरा जो बी वैल्यू ले ली, सपोज करिए 1.1102 न्यूटन ले ली। जरा देखिए, एक ए वैल्यू, ए फोर्स मेजर किया और बी फोर्स मेजर किया। ए फोर्स मेजर किया कितना है 2.015, समझिए जरा। बी फोर्स जो मेजर किया मतलब न्यूटन लगे तो फोर्स पता चल गया ना यार। मैंने एक जनरली कैटेगराइज नहीं करा, मैंने न्यूटन डाल के मैंने एक नंबर दे दिया, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे पता चले? इसका लीस्ट काउंट पूरा नहीं है, डेसिमल प्लेसेस को लीस्ट काउंट में मेजर किया जाता है। इसका लीस्ट काउंट पता है क्या बनेगा? इसका जो लीस्ट काउंट बनेगा, लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया तो 0.001 आएगा। डेसिमल के बाद 001 लास्ट में 1 रखिए, बोलो ना यार। इसका लीस्ट काउंट ये, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग मेजर की गई है उसमें उसकी लीस्ट काउंट ये रही होगी, तभी ये मेजरमेंट हो सकता है, अदरवाइज अरे बोलो ना। अगर उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 0.01 होती तो ये रीडिंग मेजर नहीं हो पाती। अरे बोलो ना, वो तो इजीली मेजर करेंगे, लेकिन डेसिमल प्लेसेस तक कौन जाएगा? जब लीस्ट काउंट इतनी होगी तभी तो वो मेजर कर पाएगा। ओके, अब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? नाम थोड़ी ऐसे पूछा रहा है, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। वो तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, लीस्ट काउंट देख के हम बता सकते हैं इसका मिनिमम मेजरमेंट क्या हो सकता है। इसका मिनिमम मेजरमेंट ये है कि लीस्ट काउंट जिससे मेजर किया गया उसकी लीस्ट काउंट ये होगी। ऐसे इसका लीस्ट काउंट क्या होगा जरा बताइए? इसका लीस्ट काउंट जो हो जाएगा 0.01, बोलो ना। इसका लीस्ट काउंट ये तो नोट कर लीजिए। तो रीडिंग से ही लीस्ट काउंट पता चल जाता है। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजर। ओके, ये तो हमने लीस्ट काउंट की बात बता दी। अब जरा देखिए, अब एरर्स का क्या मतलब है जरा देखिए। जैसे अगर हमने मान लो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी, मान लो सपोज करिए हमने लेंथ मेजर करी, जरा देखिए हमने कोई लेंथ हमने देखी। एरर का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है एरर, व्हाट इज द मीन ऑफ एरर। हमने मान लो कोई लेंथ एल मेजर करी और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल मतलब ट्रू वैल्यू, क्या ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू मतलब इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो सपोज करिए 2.472 मीटर है। कितना है एक्चुअल वैल्यू? मान लेते हैं 2.472 ये मीटर है एक्चुअल वैल्यू। अब हमने मान लो आपको ये कोई लेंथ ले ली, मैंने हमने ये मान लो ये ले लिया, इसके लेंथ इतनी कर दी। अब आपको ये मैंने आपको 4 बच्चों में दे दिया, ये मैंने ये हमने 4 बच्चों को कह दिया कि तुम बेटा इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, तुम इसकी मेजर, तो तुम डायरेक्ट तो करोगे, तुम्हारे लिए तो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लोगे ना कोई। तो हो सकता है किसी का इंस्ट्रूमेंट खराब हो, किसी का हाथ हिल जाए, कोई मतलब 4-5 बच्चों को दिया मैंने मेजर करने के लिए ये लेंथ, और इस 4-5 बच्चों ने ये एक्चुअल में ये ना मेजर करके कुछ और मेजर कर दिया। मतलब एक बच्चे ने मेजर किया हमारे सपोज करिए L1 मेजर किया 2.520, तो दूसरे बच्चे ने मेजर किया सपोज करिए 2.31, अरे बोलो। तीसरे बच्चे ने मेजर किया सपोज करिए 2 तो रहेगा ही रहेगा 2.015, अरे बोलो। ऐसे ही चौथे बच्चे ने लिखा 2.1265, अरे बोलो। वाले इसका मतलब इन चारों बच्चे के पास अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे। इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ 0.001। यस सर। इसका लीस्ट काउंट 0.01, इसका लीस्ट काउंट 0.001, इसका 0.0001 दोनों ने। यस सर। तो सबने ये मेजर करके दिया। अब आप फिर से मैं बोलूं कि ये वाली वैल्यू करेक्ट है या ये वाली वैल्यू करेक्ट है, ये तो कोई भी वैल्यू करेक्ट नहीं है, तो बोलो। तो मैं क्या करूंगा, जो ट्रू वैल्यू है
और ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू। क्या है ये? दीज आर द मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर करी। हम ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू को से घटा देते हैं, ट्रू वैल्यू को मेजर वैल्यू से घटा देते हैं, तो ये हमें एरर दे देगा। क्या दे देगा? यानी एरर इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एमडी का मतलब तो जो डिफरेंस आएगा उसको एरर बोलते हैं। अब ये एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है। किसी का मेजरमेंट एग्जैक्ट वही आ जाए जो ट्रू वैल्यू है, किसी का मेजरमेंट वही आ जाए जो एग्जैक्ट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। अरे बोलो ना यार। तो एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। Error is the difference between true value and measured value. Okay, it may be positive, negative, and zero. It depends on जो आपने measured value है वो true value से ज्यादा है या कम है। ज्यादा होगी अगर measured value तो negative एरर होगी, अगर कम होगी तो पॉजिटिव एरर होगी, और अगर इक्वल होगी तो जीरो एरर होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हटा दो इसको। अब जरा देखो, अब तो आपने एरर निकाली, यानी पहली एरर कितनी निकालेगा? पहला एरर निकालना है, तो पहले एरर को मैं बोलता हूँ डेल्टा L1। क्या बोलूंगा? डेल्टा L1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2.472 माइनस 2.520। इसकी जो भी वैल्यू आई वो जाएगी। सेकंड एरर क्या हो जाएगी? अरे भाई 2.472 माइनस 2.5। अब देखो इस वाले क्या चीज? अच्छा ये कर लिए 2. ये हो गया आपका 2.472 माइनस 2.31। बोलो ना। देखो ये जो चीजें हैं आप इन चीजों को आसान मत समझिए। आप सोचो कि इसको घटाना है, आसान तो है, लेकिन ये घटाना आसान इसलिए नहीं है कि अभी रूल आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। क्या आएगा? सिग्निफिकेंट डिजिट नाम सुने हो? सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल होता है अलग अलग, उसके हिसाब से आपको घटाना, जोड़ना और डिवाइड करना होता है। तो वो अभी रूल आपको सिखाना, जैसे आसान घटाना जोड़ना नहीं है, घटा दिया और वो आंसर आ गया। उसको एक प्रॉपर रूल के साथ घटाना जोड़ना होता है। बोलो ना यार, या डिवाइड करना होता है, वो रूल अभी बताएंगे। अभी तो जस्ट बता रहे कि एरर क्या है। ओके, तो ये सेकंड एरर हो गई। थर्ड एरर इसी तरह से निकाल सकते हैं, इसी तरह से चौथी एरर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, आपको मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू नहीं पता और आपको मेजर्ड वैल्यू पता है, क्या है? जरा ध्यान से सुनो, मैं कितनी बात इंपॉर्टेंट बात बोलूं। बच्चे जरा ध्यान दो, कहाँ हो? यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चीजें ध्यान रखोगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। मान लो कोई मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू नहीं पता, मेजर्ड वैल्यू पता है, क्या है? और आपको ढूंढना है कि ट्रू वैल्यू हमें कैसे आएगी। फिर जब ट्रू वैल्यू पता ही नहीं तो ट्रू वैल्यू निकालो कैसे?
तो आपका एक तरीका बनाया गया है कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको ऐड करके मीन ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? तो जो जो मेजर्ड वैल्यूज को मीन होता है उसी को ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो लिख लीजिए, इसको रूल को नोट कर लीजिए। इफ इन ए मेजरमेंट, इफ इन ए मेजरमेंट, ये जरूर बात लिखना, एरर है ये, तो एरर इन वन, एरर इन वन, मेजरमेंट वन, एरर इन मेजरमेंट वन लिखेंगे, पूरा लिखेंगे मेजरमेंट वन, एंड इसको बोलेंगे एरर इन मेजरमेंट, क्योंकि ये शब्द आपको पता होने चाहिए ना, ये शब्द यूज होंगे। आप सदी के लिखो, डायरेक्ट डेल्टा लिख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या है। तो अभी लाइन फॉलो करेंगे। If any measurement true value is not given, if any measurement true value is not given, then how we can find the true value? How we can find the true value from measured values? How we can find the true values? True value from measured values. तो जो आपकी true value होगी वो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू प्लस सेकंड मेजर्ड वैल्यू, और बोलो ना यार जितनी भी मेजर्ड वैल्यू होगी, बोलो ना यार n मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय n, ये ट्रू वैल्यू होगा। मतलब n मेजर्ड वैल्यू है, चलो 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, सभी मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लेना है। क्या लेना है? ओके, तो ये हमारे ट्रू वैल्यू आ जाएंगे। ओके, अब कई बार क्या होता है, तो इस ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ये वैल्यू एक्चुअल हो जाएगी, लेकिन जो भी एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो अकॉर्डिंग टू रूल करना है, वो अभी रूल बताऊंगा। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक खाका फीचर हूं। अब अगर मान लो सपोज करिए आपको एरर भी पता नहीं कि अगर आपने देखो 4 मेजरमेंट किए तो 4 एरर आई, अब आप इसमें क्या कैसे कहोगे कि ये वाली एरर अच्छी है? एरर तो कोई अच्छी नहीं होती है ऐसे, लेकिन आपसे कहा जाए कि इनमें से एप्रोप्रिएट इफेक्टिव एरर कौन सी है, जरा सुनो, उन सभी एरर का भी मीन लेना पड़ेगा, लेकिन मॉड लेके क्या करना पड़ेगा? समझ गए ना? तो अगर मान लो सपोज करिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल क्वांटिटी x है, इसकी मतलब मेजर्ड वैल्यू क्या है? x1 है, x2 है, x3 है और xn है। तो अगर इसकी ट्रू वैल्यू निकालें, ट्रू वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 एंड प्लस 1 xn बाय n, बोलो ना यार। लेकिन अगर पहला वाला एरर निकाला तो पहला वाला एरर कितना है? डेल्टा x1, डेल्टा x1 क्या आएगा? x माइनस x1। दूसरा वाला x एरर क्या आएगा? x माइनस x2, बोलो ना यार। तीसरा वाला एरर कितना आएगा? x माइनस x3। ऐसे ही लास्ट वाला एरर कितना आया? x माइनस xn। लेकिन आपसे बोला था इनमें से सबसे इफेक्टिव एरर कौन सा है? तो अब आप देखो, इसमें कोई हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव हो। तो अगर इफेक्टिव एब्सोल्यूट एरर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो एब्सोल्यूट शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, बच्चे ध्यान दे। एब्सोल्यूट शब्द इस्तेमाल करने का मतलब है पॉजिटिव एरर। क्या? मतलब अगर इनमें से कोई एरर नेगेटिव है ना, उसको भी मॉड लेना हो। क्या लेना है? तो अगर आपसे कहा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या ये इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू जो होती है उसको ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? और अब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर बनेगा वो डेल्टा, यानी इन सभी का इफेक्टिव एरर, और वो क्या होगा? मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x। हो सकता है अगर कोई नेगेटिव उसका मॉड लेना पड़ेगा, जो पॉजिटिव उसका मॉड लेने की, इन सभी को निकाल के डिवाइड बाई n करना पड़ेगा। यानी ये वाली जो एरर होगी ये सबसे इफेक्टिव एरर होगी। तो बोलो ना, इनमें से ये वाली इफेक्टिव एरर नहीं कही जाएगी, नहीं ये कही जाएगी। जब आपके पास, अगर आपको समझिए क्लास में मान लो 30 बच्चे, फिजिक्स में मार्क्स किसी के 15 आए, किसी के 20 आए, किसी के 25 आए, किसी के 28 आए, बुझेंगे एवरेज मार्क्स क्या होगा? क्या होगा? तो सभी का मार्क्स जोड़ के भाई क्योंकि क्लास का एवरेज मार्क्स ये रहे भाई। तो अगर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स खराब होते हैं और कम बच्चों के अच्छे होते हैं तो एवरेज नीचे नहीं चला जाएगा? बोलिए यार, इस बार का रिजल्ट खराब, एवरेज रहा, मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा, है ना? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर बच्चों का परफॉर्मेंस खराब हुआ, इसलिए नीचे चला गया। बोलो, ज्यादातर अगर अच्छों को सबका मार्क्स अच्छे आएंगे तो एवरेज ऊपर चला गया, मतलब अच्छा हो गया। तो कहने का मतलब यही चीज होगी ना। इनमें से हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि यही एरर अच्छी है। एरर तो अच्छी नहीं होती, मतलब इफेक्टिव है।
यानी ओवरऑल कहा जाए एक्स के मेजर में सबसे अच्छी वाली एरर कौन सी है या सबसे इफेक्टिव एरर कौन सी है, ना तो आप इसको कहोगे ना इसको कहोगे ना इसको कहोगे, क्या करोगे सबका मीन लेके मीन लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को इफेक्टिव एरर बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव एरर, ये बोलो ना यार, नोट करो। और मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू को एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको कि if the time period of a simple pendulum measured by 3 students, कितने स्टूडेंट ने मेजर किया, if the time period of a simple pendulum is measured by 3 students, पहले ने जो मेजर किया टाइम पीरियड वो 4.02 सेकंड मेजर किया, दूसरे ने मेजर किया 4.04 सेकंड और तीसरे ने मेजर किया 4.00 सेकंड। बोलो ना, ये मेजर किया। तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एक्चुअल टाइम पीरियड, फाइंड पहला बताइए, फाइंड एक्चुअल टाइम पीरियड, फाइंड एक्चुअल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक्चुअल वैल्यू निकालना। दूसरा पूछ सकता है एब्सोल्यूट एरर बताओ, इफेक्टिव एरर बताओ कितना हो। इफेक्टिव एरर, अगर उसने इफेक्टिव एरर बोल दिया मतलब वो मीन एब्सोल्यूट एरर ही है, क्या है वो। तो ये दोनों जरा बताइए करके बताइए। जान के तीन ही मेजरमेंट दिए, थोड़ा इजी पड़ेगा, 4-5 स्टूडेंट देते थे नंबर। जस्ट सीखना है ना कि करना क्या होगा। 4.02 प्लस 4.04 प्लस 4.00 अपॉन 3 है ना। यस सर। 4.02 आ रहा है। यस सर। हाँ, तो अब इनमें से जो निकल गया है इनमें से सबसे अच्छा वही होगा 4.02, यानी ये हमारी ट्रू वैल्यू होगी। क्या होगी ये ट्रू वैल्यू जो हो गई हमारी, ये हो गई 4.02। अब हमें एरर निकालना है तो सबको इसको इससे घटाएंगे, इसमें एरर कितनी आएगी, पहली जो एरर आएगी वो 0, दूसरी जो एरर आएगी कितना आएगा 4.02 माइनस 4.04 यानी माइनस 0.02 आएगा। बोलो ना यार, ये 2 है, ये 2 है ना। ये डेल्टा 3 कितनी आएगी, अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 0.02 आएगा। अरे बोलो। तो अब इसमें से सबसे अच्छी एरर क्या होगी, नेट एरर देखा जाए तो 0 नहीं, मीन एरर लेते हैं, ऐड करते हैं। 0.0 माइनस के 0.02 प्लस 0.02 अपॉन बाय 3 लिखेंगे। ये तो 0 ही होगा ना, पहले 2 नहीं करेंगे, 3 लिखेंगे। तो अब इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.04 बाय 3 कितना है
बोलो एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, जो आएगा वही बताना है। 0 पॉइंट और भी आएगा आगे, लेकिन हमें तीन कोई भी डेसिमल प्लेस तक देना है, कोई दिक्कत नहीं। 0.1 3 को हटा के 3 रखना है, 3 को हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं, यस समझ गए ना। तो ये आपका एरर होगी, क्या होगी ये मीन एब्सोल्यूट एरर ये है, और ये ट्रू वैल्यू ये होगी। अगर हमें अगर इसका फाइनल वैल्यू देनी है टाइम पीरियड की, तो ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस एरर दिया जाता है, प्लस माइनस एरर। रीडिंग फाइनल रीडिंग कैसे देते हैं ऐसे, तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी हमारी, ट्रू वैल्यू आएगी 4.02 प्लस माइनस 0.01, ये फाइनल रीडिंग ऐसे लिखी। प्लस माइनस इसलिए लिखा जाता है कि एरर अनसर्टेन होती है, क्या होती है, यहाँ तो प्लस नहीं आएगी, लेकिन यहाँ जब फाइनल रीडिंग लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखी जाती है, ये लॉ है लिखने। तो फाइनल रीडिंग ऐसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। बोलो ना अब इसमें कुछ रूल है सिग्निफिकेंट के, और ये उसको जरा पहले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस बुक में भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो रूल आपको रटने नहीं है, समझने है ना, और बस समझ लिए तो आप उसमें कर ले जाओगे, क्योंकि इसलिए वो सारे पॉइंट टू पॉइंट हैं तो लिख लेते हैं। ये 4-5 मिनट देती है ना, रूल तो मिल जाते हैं, बस याद समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं। जब भी आप रूल काउंट करोगे तो उसी से करोगे। ये सब दुनिया भर का नहीं पढ़ना, जो मैंने बता दिया वो ध्यान रखना, ठीक है। ये ना तो हाँ देखिए सिग्निफिकेंट फिगर ऐड कर लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या, जो भी मेजरमेंट करते हैं तो कुछ डिजिट ऐसी होती है जो फिक्स होती है, सर्टेन होती है, वो वेरी नहीं होती, और कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो अनसर्टेन होती है, वो गायब भी हो सकती है। जैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं ना तो कुछ डिजिट चली जाती है, तो सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट का जो कॉम्बिनेशन लिखा जाता है रिजल्ट, उसको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसी को डिजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए जरा पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसी को सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स भी बोलते हैं, डिजिट्स। जनरली आजकल पता है कि ज्यादातर चेकिंग जो होती है वो कंप्यूटर से होती है, बोलो क्यों जरूरत पड़ती है इसकी मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं बना दिया गया है, इसकी जरूरत क्या है, क्यों। जैसे जनरली क्या होता है, जेई का पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन इंटीजर टाइप भी आते हैं, क्या आते हैं, इंटीजर टाइप भी आते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, और मान लो सपोज के करंट मेजरमेंट के क्वेश्चन आया, और उसने कंप्यूटर में जो डाटा फिट किया उस आंसर के लिए, कंप्यूटर चेक करेगा, आदमी तो चेक कर नहीं पाएगा सर। तो मान लो करंट की वैल्यू जो है उस क्वेश्चन के लिए मान लो सपोज के 4.00 एम्पियर दे दी, बोलो ना यार। एक बच्चे ने निकाली करंट 4.05 एम्पियर, एक बच्चे ने निकाली आई बराबर 4.021 एम्पियर आई सी निकाली, तो ये सब आंसर गलत कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इस वैल्यू को, इस आंसर को प्रॉपर सी सिग्निफिकेंट में दीजिए, किसमें दीजिए, तो बच्चे ने ये भी लिखा है, ये कितने हैं, ये भी 3 सिग्निफिकेंट में है, लेकिन देखा जाए ना तो ये उस पैटर्न में नहीं जिस पैटर्न में उसने लिख के दिया, बोलो ना राउंडिंग ओवर। तो कहने का मतलब ये रिजल्ट सही माना जाएगा, ये गलत मान लिया जाएगा।
क्योंकि उसने जो डाटा दिया है लिखा है वो सिग्निफिकेंट में आपको मतलब इंटीजर में भी देना है। क्या देना है? तो इंटीजर में तो नहीं है ना, है तो 3 सिग्निफिकेंट, नहीं 3 कहां है, 4 सिग्निफिकेंट। कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 है, ये भी तो काउंट होगा। चलो अभी रूल बता दूंगा कैसे काउंट करते हैं इसमें। इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट कैसे? 4.05। अच्छा एम्पियर, मुझे लगा ए को मैंने 4 पढ़ रहा। अच्छा 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 4 कर देते हैं। अरे बोलो ना, तो कहने का मतलब मेरी बात सुनिए, सिग्निफिकेंट तो सेम है लेकिन सिग्निफिकेंट तो अब सेम नहीं है ना, सही है, दो है अभी सेम नहीं, तो मतलब कहने वाला चलो वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्निफिकेंट तो दोनों में सेम है, बट आंसर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर में भी बोल दिया ना उसने, आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट प्रॉपर इंटीजर। ये आंसर होगा, ये आंसर। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिग्निफिकेंट एंड इट्स रूल, इज इट क्लियर? इसलिए जोड़ना घटाना सिंपल तरीके का जोड़ना घटाना नहीं है, उसमें भी रूल होता है। डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी रूल होता है। उस रूल से डिवाइड करना है, उसी रूल से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग हो बताऊंगा। तो सिग्निफिकेंट के रूल क्या है वो जरा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जरा। रूल फॉर सिग्निफिकेंट, पहला रूल, फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. जितने भी non-zero digits होते हैं वो significant होते हैं। All non-zero digits are significant. Okay. मतलब जैसे कोई नंबर लिखा 3 2 1 5 6 4 6 7, इसमें कोई नंबर में कितने सिग्निफिकेंट हो गए? हाँ, इसमें 5 सिग्निफिकेंट हो गए, 5 सिग्निफिकेंट। एक एग्जांपल पर्याप्त है ना? यस सर। दूसरा रूल लिखिए, दूसरा रूल, द जीरोस appearing between two non-zero digits, the zeros appearing, ठीक है, the zeros appearing between two non-zero digits वो सिग्निफिकेंट होती है। क्या होती है? अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें ये सिग्निफिकेंट होंगे, क्या होंगे? इसमें ये एग्जांपल ले लीजिए, इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें लिखते हैं 6.028, ये एग्जांपल 2 लेते हैं। इसके ऊपर वाले कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो बोलो ना, इसमें 4 सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों हो जाएंगे? अरे डेसिमल प्लेस है लेकिन जीरो बीच में आया ना, अगर जीरो बीच में आ रहा है उसमें है तो सिग्निफिकेंट काउंट है, यानी इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें 6। अगला रूल नंबर जब एक साथ लिख लोगे तब आपको सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 है मतलब डेसिमल में होगा, क्यों? इफ नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, if number is less than 1, the zeros on the right of decimal, the zero on the right of decimal but to the left of first non-zero digits, the zeros on the right of the decimal point, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में, ठीक है, मैं लिख देता हूं, डेसिमल पॉइंट के राइट में बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कुछ नंबर लिखा है 2 1 6 ऐसा, तो ये इनसिग्निफिकेंट होगी। क्या होंगे? मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर के कौन से लेफ्ट में होगा और जीरो किसके, इसके बाद में नॉन जीरो नंबर है, राइट में नॉन जीरो नंबर है, उसके पहले लेफ्ट में क्या है? जीरोस है, तो ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे? यानी इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे? ये सिर्फ 4 होंगे, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो आंसर लीजिए 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल? आप देखो फॉर्मूले आप पूरा उसको पढ़ने में जाओगे तो याद नहीं हो पाएंगे, एग्जांपल को देख के
तुरंत याद हो जाए ऐसा होता है, ऐसा में ये होता है, ये रूल होता है। बोलिए रूल तो सारे याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जांपल से समझते जाओगे कि इसमें कौन सा रूल लग गया। बोलो ना यार। अगला, क्योंकि आपको कोई रूल नहीं पूछने जा रहा है कि रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट। अगला जो रूल है 4, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, द टर्मिनल मतलब हाँ, और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, without a decimal point are not significant, are not significant, are not significant, वो significant नहीं होंगे। जैसे कि हमने बात करी 42600, 42600 बोलो, और लिख दिया 426 4, मतलब कहने का ये आपके ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, कहने का मतलब है प्री सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे? प्री सिग्निफिकेंट। लिख लीजिए प्री सिग्निफिकेंट, इसके आगे लिखिए प्री सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी नंबर में 0 लास्ट में एंड होते हैं और लगातार हैं, डेसिमल प्लेस नहीं है, तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, 0 वाले, है ना। अगला रूल, रूल नंबर 5, लास्ट रूल है ये, लास्ट एक और नहीं, लास्ट है। जरा देखिए रूल नंबर 5, जरा देख लीजिए जरा। इन ए नंबर विद डेसिमल प्लेस, इन ए नंबर विद डेसिमल, देखिए इन ए नंबर विद डेसिमल लिखना सभी को है। इन द नंबर विद डेसिमल, zeros to the right, zeros to the right of the last non-zero digits, zeros to the right of the last non-zero digits are significant। मतलब ये हुआ जैसे 4.600 है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। क्या होंगे? यानी 4 सिग्निफिकेंट हो जाए, क्या हो जाएंगे? ऊपर वाले रिजल्ट में लिख लीजिए, इसमें सिग्निफिकेंट होंगे 4। और अगर ऐसा लिख दिया जाए कोई नंबर 0.02300, तो ये इनसिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। बोलो ना। तो इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट होंगे, और इसमें कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये काउंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे, वो काउंट होंगे ना। बोलो ना यार, इतने रूल याद रख सकते हैं तो जरूरी। अब इनको इसमें होता है कुछ राउंडिंग आउट ऑफ करके वगैरह भी होता है, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। पहले राउंडिंग ऑफ का भी रूल लिख लीजिए एक साथ, फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बताऊंगा। रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। तो पहला जो रूल है राउंडिंग ऑफ का, मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता देता हूँ। पहला रूल है, अगर कोई भी नंबर, रूल नंबर 1, इसी में समझे, एग्जांपल में पता चल जाएगा। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया x बराबर ले लिया 2.64, कितना ले लिया? 6.24 ले लिया, जरा 6.24 कोई नंबर ले लिया। और अगर आपसे कहा जाए कि इसको राउंड ऑफ करना है, तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है राउंड ऑफ टू, if a number is lying right of the cut off, ये सब दुनिया भर के याद नहीं रखना है कि ये जो नंबर है 5 से कम है, और जो है ना 5 से कम है, तो ये हट जाएगा और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नंबर 5 से कम है तो ये हट जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए ना? Yes sir. 4 is less than 1, 4 is less than 5, less than 5, so x को 6.2 लिख देंगे। राउंडिंग मतलब इसको हमें हटा सकते हैं। दूसरा रूल लिख दीजिए। अब दुनिया भर में लिखवाने से अच्छा ऐसे समझ जाओगे ना। कोई भी नंबर 5 से कम है तो वो हट जाएगा, लेकिन आगे वाले नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो अगला जो रूल है, एक और एक सा एग्जांपल दे देते हैं इसका। ये देख एग्जांपल ये हो गया, एक और ले लीजिए। अगर कोई नंबर x डैश लिखा है, कोई नंबर, ये x नंबर x डैश कोई नंबर मान लिया 5.328, 5.328। अब जरा देखना, अगर अब हमें इसमें राउंडिंग ऑफ कहां तक करनी है, मान लो हमें राउंडिंग ऑफ करनी है, सपोज करिए राउंड ऑफ 2। अब जैसे ये नंबर 5 से ज्यादा है,
तो दोनों चीजें होगी, ये नंबर 5 से ज्यादा है तो ये हट जाएगा, लेकिन इसमें एक बढ़ा जाएगा, बोलो ना यार। ये नंबर कितना होगा 5.32, बोलो ना यार। ये चीज अगर 5 से कम है वो हटाने पर आगे वाले नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम इसको 5 से ज्यादा है हटा रहे हैं तो एक बढ़ जाएगा। मुझे लगता है खुद ही पढ़ लेना यार, इसमें क्या है, खुद ही पढ़ लेना, इजी चीज है, तो इसमें वैसा तो चीज है नहीं। मेन क्या है, एडिशन का रूल बता देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारी होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये कीजिए और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देखो वो चीज समझिए तो समझ आओ, राउंडिंग ऑफ कर लोगे ना, ये चीज बड़ी चीज है। हटा दो इसको। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कोई रिजल्ट है, जैसे रेजिस्टेंस है, वो R1 प्लस R2 सीरीज करके सीरीज रेजिस्टेंस ऐसे करके मिलता है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस सीरीज, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर तो इसमें क्या एडिशन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। तो अगर एडिशन यूज हो रहा है तो उसमें जरा ध्यान दीजिए, देने की जरूरत है यहाँ पे। अगर मान लो इसमें कितने 4 डेसिमल प्लेस है, कितने 4 डेसिमल प्लेस है मान लो, और इसमें मान लो 2 डेसिमल प्लेस है, क्या है, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें ये 2 डेसिमल प्लेस, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखे जाते हैं, जिस क्वांटिटी में सबसे कम डेसिमल प्लेस होंगे फाइनल आंसर उसी के ऊपर नहीं दिया। जैसे मान लो मैंने बोल दिया बीटा बराबर a प्लस माइनस b प्लस प्लस माइनस c, इसमें मान लो 2 डेसिमल है, इसमें मान लो सपोज करिए 1 डेसिमल है, बोलो ना यार, इसमें मान लो 5 डेसिमल है, बोलो ना यार, तो b तो आंसर जो आएगा इसका, इसमें 1 डेसिमल आना चाहिए, क्या लीजिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखिए, क्या बने होंगे डेसिमल प्लेस, ये रूल नोट करिए। While we adding and subtracting, we take the final measurement according to the number which have least decimal place. देख लो चीज, वैसे ऐसे इससे जल्दी समझ में आएगा तब थ्योरी लिटरेचर को कौन समझता है, ऐसे समझ लो ना, जल्दी से दिमाग लगा तुरंत समझ आएगा। इसमें 1 डेसिमल तो आज फाइनल आंसर में 1 डेसिमल आना चाहिए, लिखवा भी तो समझ नहीं, याद करते रहोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल प्लेस देखते हैं, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट देखते हैं, पता है आपको। देखिए ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। इन एडिशन सब्ट्रैक्शन वी टेक लीस्ट डेसिमल प्लेस, while in multiplication and division we take according to the least significant, okay, while for addition multiplication and division, जैसे मान लो हमने z लिखा a into b या z लिखा a by b, इसमें मान लो 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें मान लो 6 सिग्निफिकेंट है, या 5 मान लेते हैं 5 सिग्निफिकेंट है इसमें, तो z में कितने आने चाहिए 3 सिग्निफिकेंट होने, क्या मतलब जिसमें कम सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट में कम कैसे लिखेंगे, वो राउंडिंग ऑफ वगैरह करनी पड़ेगी, बोलो ना। ऐसे इसमें अगर इसमें 3 है इसमें 5 है तो आज से इसके अकॉर्डिंग होगा, बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल एक थोड़ी देर ले लेते हैं, जैसे a मान लिया, a बराबर 2.54 मान लिया, b मान लिया 2.6 मान लिया, आपको a प्लस b जरा निकाल के बता दो, फाइंड a प्लस b निकाल के बता दो, एग्जांपल दे रहा हूं a प्लस b निकाल के बताइए। पहले तो a प्लस b एग्जैक्ट निकाल लो, 2.54 है 2.6 है, तो पहले तो 2.54 और 2.6 को ऐड कर लो पहले, ओके, कितना है 4 आया, कितना आया 11 5.14 आया,
अब हमें ध्यान देना है, हमें आंसर इसमें देना है, तो आपको 5.1 आ जाएगा। इसका आंसर हमारा होगा 5.1 ना कि 5.14। ये गलत है, ये सही बोलो ना यार। ये मतलब यही डिवीजन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2। तो ये डिवीजन के लिए ले लेते हैं। मान लिया हम इसी के एग्जांपल को लेते हैं, फाइंड इफ ये दिया है, फाइंड a by b निकालना होता है। a by b या b by a कर दो, b by a कर दो, b by a बताओ, b by a की वैल्यू बताओ प्रॉपर सिग्निफिकेंट के रूल के बाद। पहले एग्जैक्ट डिवाइड कर लो, फिर जो वैल्यू आए फिर उसको आपको राउंडिंग ऑफ वगैरह करके आंसर आपको उसमें देना पड़ेगा। दो सिग्निफिकेंट में देना, तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट, उसमें 3 सिग्निफिकेंट। वन 1.02 करके आ रहा है, 1.02, तो 1.02 आंसर गलत माना जाएगा, तो 1.0 सिग्निफिकेंट में अरे मूल्य बताया है। अगर डेसिमल के बाद 0 होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, 1.0 आंसर होगा। ये बात समझ आएगी? तो आज के लिए बच्चे यही कर सकते हैं, है ना। अगली क्लास में हम इसके एरर्स के कुछ और रूल बताएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। ये कल आपका अगली क्लास संडे को होगी, कल संडे को हम आएंगे, 30 पर आएंगे, संडे को शाम को ही आएंगे। सुबह सुबह में भी शुरुआत शाम को, ठीक है। तो ये आप मैम आसान में दे देंगे तो करना है इसको। और ज्यादा दुनिया भर की बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, बट जो हम यहाँ दे रहे हैं उसी को करते रहिए, और जो टेस्ट होते रहेंगे उनको करते रहिए, ठीक है। ठीक है, मेन क्या सब्जेक्ट सीखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं।